नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एडवांस आयुर्वेद के हमारे खास कार्यक्रम आयुर्वेदिक विज्ञान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो जीवन की बहुत सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम लगातार प्रयास भी करते हैं, लेकिन तब भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जीवन में बिन बुलाए ही आ जाती हैं। ऐसे में यदि आप सही ज्ञान के माध्यम से, सही इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो उन बीमारियों को आप हरा सकते हैं। लेकिन कहीं यदि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है या आप गलत जगह पर चले गए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी पूरी जिंदगी इन बीमारियों से लड़ते ही बीत जाती है। आपके साथ ऐसी परेशानी ना हो, इसलिए हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी वैद्य संजीव भारद्वाज जी का। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार संजीव जी। कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लगातार किडनी फेलियर के बारे में हम अपने तमाम दर्शकों को जागरूक करते आए हैं, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देते आए हैं और बहुत कुछ ऐसा जो उन्हें अभी तक नहीं पता था इस मंच के माध्यम से उन तक पहुंचाते आए हैं। जी, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर किडनी फेलियर की जब बात आती है तो वहाँ पे बहुत पहले जो ऑप्शन आता है या अधिकतर डॉक्टर्स जो ऑप्शन देते हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जबकि कई बार ऐसा होता है कि लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं और वो उसके बाद भी फेल हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसका क्या कारण है और आप अगर ट्रांसप्लांट को मना करते हैं तो उसके पीछे क्या कारण आधार है? क्या है उसका? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहला आधार ये है कि जिस चीज़ का हमारे पास सेल्फ ट्रीटमेंट है उसके लिए हम ट्रांसप्लांट क्यों कराएं। अगर एक पेशेंट है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, अगर उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाता है। लेकिन जब उसके पास में एक ऑप्शन है, एक मेडिसिन का ऑप्शन है जिसको खा के वो अपने सेल्स को रिज्यूवनेट कर सकता है। देखिए, मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी और उसके बाद में अपनी मेडिसिन को निकाला, जिसके लिए मैंने तकरीबन 3000 पेशेंट्स का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रीनल स्कैन डीटीपी के माध्यम से इलाज होने से पहले उनका चेक कराया, जिसमें से तकरीबन 70 to 80% मरीजों की मेरे पास में रिपोर्ट्स रखी हुई हैं, उनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आफ्टर मेडिसिन बढ़ के आया। तो जब जीएफआर बढ़ सकता है, देखिए किडनी, हम कहते हैं कि किडनी फेल हो गई। किडनी में क्या चीज फेल हुई? किडनी में फेल हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का कम होना। अगर किसी पेशेंट का कोई भी मिट्टी खाने से भी अगर उसका जीएफआर बढ़ता है, मेडिसिन की तो बात छोड़िए, तो उसको ना ट्रांसप्लांट की जरूरत है ना उसको किसी चीज की जरूरत है, ऑटोमेटिकली आप मान के चलिए कि उसकी किडनी ठीक हो रही है। हम कहते हैं किडनी खराब हो गई। अरे किडनी में क्या चीज खराब हुई? ट्रीटमेंट किस चीज का करना है? आपके पास बेसिक तो होना चाहिए। जब टारगेट होगा तो निशाना ठीक लगेगा। टारगेट सीधा रहा कि वहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना है। मैंने अपने प्रोग्राम्स में कितने लोगों की रिपोर्ट्स दिखाई होंगी, मेरे पास खुद के पास गिनती नहीं है, सैकड़ों लोगों की रिपोर्ट अभी मैं वेबसाइट पे स्पेशल मैंने अलग से उसके लिए जगह खरीदी। अपनी वेबसाइट है वैद्यश्री.com, उसमें स्पेस अलग से लिया 2 GB का, जिसके अंदर केवल रिपोर्ट्स की वजह से, अदरवाइज मेरे को तो बहुत कम स्पेस की जरूरत थी। वो रिपोर्ट ज्यादा जगह लेती हैं कि जितने लोग ठीक होते जाएंगे उनकी रिपोर्ट्स उसमें डलती जाएंगी जी। तो जब एक चीज वैसे ठीक हो सकती है तो मेरे को समझ नहीं आता कि उसमें क्या जरूरत है कि उसको ट्रांसप्लांट करके कॉम्प्लिकेटेड कर ले। दूसरा प्रश्न आपने पूछा जी। आपने कहा कि ट्रांसप्लांट कराते हैं लोग, उसके बाद उनका ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है या इस तरीके से क्या है। देखिए, ट्रांसप्लांट तो फेल ही है, वो तो आज भी फेल है, कराने के बाद भी फेल है, 2 साल चलने के बाद भी फेल है। उसके पीछे तो फेल शब्द जिस दिन वो हुआ नहीं है उससे पहले जुड़ गया है। तो जिस चीज के पीछे इतना बड़ा फेलियर है उसको तो एक्सेप्ट करना भी, मतलब उसको पूरा वर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा ट्रांसप्लांट को। ये हमारे लोगों के अंदर बड़ी गलत फहमी है। इतनी रिसर्चेज हो रही है उस ट्रांसप्लांट के ऊपर कि किस तरीके से उसके अंदर वहां पर लोग कराते हैं ट्रांसप्लांट और उनको कैसी कैसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। आप देखिए, हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, एक पेशेंट की किडनी फेल हुआ, उसका जीएफआर कम हुआ, हमें रीनल स्कैन डीटीपी के अंदर क्लियर हुआ। डीटीपी में जब हमें क्लियर हो गया तो अल्टीमेटली हमारा पहला स्टेप क्या बनता है कि हम कोई भी मेडिकेशन लें और हमारा जीएफआर अगर बढ़ता है तो ठीक है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता जाए। किसी पेशेंट का बहुत ही ज्यादा जीएफआर कम हो गया और उसका क्रिएटिनिन लेवल 8, 9, 10 पहुंच गया, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप उसका डीटीपी कराइए। ठीक है भाई, आप अपना जो भी डायलिसिस का ऑप्शन है वो अपना आप ले लीजिए, डायलिसिस आप कराते रहिए, प्लस साथ में मेडिकेशन आपकी जारी रहे। धीरे धीरे करके आपका जीएफआर बढ़ जाए, बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका डायलिसिस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये प्रोटोकॉल है,
ये वर्ल्ड का प्रोटोकॉल है कि अगर आपका GFR 0 से 15 तक रहता है तो तकरीबन 2 बार डायलिसिस, 15 से 25 तक हुआ तो 1 बार डायलिसिस, और 25 प्लस होता है तो किडनी, देखिए 25 प्लस क्यों बोल रहा हूं मैं, 25 प्लस होगा तो किडनी ऑटोमेटिकली अपना थोड़ा इतना काम करने लगेगी, आपका क्रेटिनिन लेवल 4-5 के आसपास रह जाए। जब भी कोई व्यक्ति डायलिसिस कराता है तो उसका आप देखेंगे कि क्रेटिनिन लेवल 3-4 से नीचे नहीं आता। तो 3-4 तक अगर क्रेटिनिन लेवल आ रहा है तो इसका स्पष्ट मत है कि 3-4 तक क्रेटिनिन के अंदर आपका टॉक्सिन इतना कंफर्टेबल है आपकी बॉडी के लिए। तो अगर आपका 25 प्लस GFR हो जाता है तो आपकी खुद की किडनी इतना काम करने लग जाती है जिसमें आपको क्या अपना डायलिसिस की आवश्यकता ना पड़े। डायलिसिस की मशीन जितना कार्य कर रही है उतना आपकी किडनी ने खुद ने काम कर लिया। जब वो उतना खुद ने काम कर लिया तो फिर अपने को क्या जरूरत है कि हम ट्रांसप्लांट करा के इतना टंटा अपना मोल लेंगे, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट हम ऐसा मान ले कि एक बीमारी को हम दूर करने गए 100 बीमारी साथ लग गई। आपने कहा कि ट्रांसप्लांट हमें क्यों नहीं कराना चाहिए, तो उसका कारण नंबर एक व्यक्ति ने ट्रांसप्लांट कराया, आज नहीं कल नहीं 1 महीने में, 1 नहीं 1 साल के अंदर, 2 साल 4 साल 5 साल में उसका फेल हो जाना है, होना तो है ही। उसके बाद फिर उसको डायलिसिस पे आना है। जब उसको 2 साल के बाद डायलिसिस पे आना है तो उसको अभी डायलिसिस कराने में क्या एतराज है, वो डायलिसिस कराए प्लस साथ में मेडिकेशन लेता रहे। धीरे धीरे उसका अपना जैसे जैसे GFR उसका बढ़ता जाएगा उसका डायलिसिस कम होकर बंद हो जाएगा। अब उसने ट्रांसप्लांट करा लिया, अब उसका ऑर्गन जो है ना, अब उसके बॉडी के साथ में उसका कोई एक्शन नहीं रहा, अब वो रिसिप्टेंस ऑर्गन है, वो अल्टीमेटली उसने आज नहीं कल कोई ना कोई इसमें इन्फेक्शन होना है और उसको फेल होना ही होना है। अब उसके बाद वो दवा भी खाएगा तो उसका दवा जहां पर दूसरे लोग 100 में से 90 ठीक होंगे तो वो ट्रांसप्लांट वाले 100 में से 5-10 होंगे। दूसरा मेजर कारण कि उसको क्यों नहीं कराना चाहिए, उसके दौरान आपको दवाएं खानी पड़ती हैं। ट्रांसप्लांट जब आपने कराया, ट्रांसप्लांट के दौरान आपको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी जाती हैं। जब आप इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन का सेवन करते हैं तो उसके से क्या होता है कि आपकी खुद की जीवनी शक्ति कम होना शुरू हो जाती है। आप बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है लंग्स में तो आपको परेशानी है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई आप चीज खा रहे हैं, कोई डाइजेस्ट हो रही है, कोई नहीं हो रही है। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया अगर जा रहा है, बार बार पेट का इन्फेक्शन होगा। 100 तरह की बीमारियां हैं जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन के कारण होगी, क्योंकि जीवन शक्ति ही होती है जो इतने बैक्टीरिया होते हैं। कोई भी फल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, हर चीज के अंदर बैक्टीरिया है, उसको हमारा इम्यून सिस्टम मार देता है। अब आप इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन खाएंगे तो इम्यून सिस्टम तो हो गया सप्रेस, जो आपकी फौज थी वो तो गई 100। अब उसके बाद में क्या होगा कि जो आ रहा है अपना सरकारी काम है, अंदर आओ जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, करने वाला नहीं। बीमारियां, पूरा बीमारी का घर बन जाता है शरीर, एक बीमारी की जगह 1000 बीमारी लग जाती हैं। तीसरा मेजर और मुख्य कारण कि ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कराना चाहिए, वो क्या है, देखिए ये रिसर्चेज आई हैं पूरे वर्ल्ड से, ये मेरी रिसर्चेज नहीं है। इन रिसर्चेज के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है पिछले 40 साल में 11,000 ऑस्ट्रेलियंस ने, जो लोग ये कहते हैं कि एक बार अगर ट्रांसप्लांट कराओ तो 5 साल चलता है, 2 साल चलता है, उनके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है। उनकी अभी आंखें खुल जाने वाली हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। पिछले 40 साल में 11,000 ऑस्ट्रेलियंस ने अपना किडनी को ट्रांसप्लांट कराया, जिसमें 90% की पहले साल के अंदर खत्म हो गई। यानी सक्सेस रेट क्या रहा आपके हिसाब से? आप कह रहे हैं कि 90% पास होती है, 50% 5 साल चलती है, कोई 5 साल 50 साल नहीं चल रही है। रिसर्चेज हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है इस रिसर्च के अंदर, और ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये काउंसिल ऑफ न्यूरोपैथी एंड नेफ्रोपैथी अमेरिका की रिसर्चेज हैं, और वेस्टमेड यूनिवर्सिटी जो सिडनी की है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी रिसर्चेज हैं। क्या कहते हैं कि 11,000 लोगों ने कराया, 11,000 में से 90% लोगों की पहले साल में किडनी खत्म हो गई, 10% लोगों में 2.5% ड्यूरिंग किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपायर हो गए, 7.5% जो लोग थे उनकी जिनकी 5 साल तक किडनी चली, उनको 3 गुना ज्यादा कैंसर हुआ। इस रिसर्च के ऊपर दोबारा फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, इन्होंने किया, जो ये यूएस की अपना है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने 2011 के अंदर, नवंबर 2011 में रिसर्च करी कि जो कैंसर होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कितने प्रकार के कैंसर होते हैं, जिसमें यह पाया गया कि 32 टाइप के कैंसर हैं जो एक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद होते हैं। तो क्या ये कैंसर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हो रहे हैं? जी नहीं, ये कैंसर उन मेडिसिन से हो रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन से, जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मजबूरी में खानी पड़ती हैं। ये रिसर्चेज मेरी नहीं है, ये रिसर्चेज आप देखिए, ये यूनिवर्सिटीज की रिसर्चेज हैं कि नॉन हॉकिंस लिम्फोमा हो रहा है, इतने लोगों को हॉकिंस लिम्फोमा हुआ, 1,76,000 लोगों के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया।
और ऐसा भी नहीं है कि ये देखिए, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, इनकी रिसर्चेज हैं। इतने लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इसको स्पष्ट बता रहे हैं कि कैंसर होना ही होना है। इसके अंदर बहुत बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज इसमें लगी हुई हैं, जिन्होंने ये बताया कि जो भी अपना बंदा कैंसर ट्रांसप्लांट कराता है, लीवर, किडनी, लंग, कोई भी ट्रांसप्लांट कराता है, उसके बाद इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट है। अगर ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ना खानी पड़े, फिर तो समझ में आता है कि चलो ट्रांसप्लांट करा लो। ट्रांसप्लांट से ज्यादा दुखदाई उसके बाद का मेडिकेशन है। आप एक ट्रांसप्लांट के लिए गए, आपकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई, 32 तरह के कैंसर हो गए, तो बताइए कहां से समझदारी वाला काम होगा। इससे तो अच्छा ये है कि आप मेडिसिन लीजिए, आपका धीरे धीरे करके जीएफआर आपका बढ़ जाएगा, और अपना जब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ये आपको रीनल स्कैन डीटीपी में क्लियर हो रहा है, बिल्कुल फेयर एंड फाइन है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज हिडन है कि आपको बताते रहे। अब लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हम 10 साल से एलोपैथिक की मेडिसिन खाई हमने, और खाने के बाद में वैद्य जी देखिए हमारा जो ना 1.2 था, 1.5 था क्रेटिनिन लेवल, आज 5, 10, 7, 8, 9 ऐसे हो गया। भाई जब तुम्हारे पास किसी चीज का इलाज नहीं है तो 5-7 साल तुम क्यों पेशेंट का समय बर्बाद कर रहे हो? तुमने उसका इतना समय बर्बाद कर दिया कि उसकी किडनी 10% अगर डैमेज थी तो 90% कर दी। उसके बाद आपने कहा कि डायलिसिस पे आ जा, फिर आपने दबाव दिया कि अब आप ट्रांसप्लांट करा लो। आप ये बता ही नहीं रहे कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद में 32 प्रकार के कैंसर हैं जो आपको हो जाएंगे हमारी मेडिसिन से। सब चीज आपने हिडन रखी। शुरू में पेशेंट गया, आपने कहा जी आपके किडनी को स्टेबल कर देंगे। स्टेबल करोगे तो रीनल स्कैन डीटीपी करा लो, उसके अंदर जीएफआर आपका चेक हो जाएगा। जीएफआर आपका स्टेबल है तो मानेंगे स्टेबल है। आपने वो चीज हिडन रखी, आपने उसका कुछ भी जीएफआर चेक नहीं कराया, कुछ चेक नहीं कराया, क्या हुआ जी? एंड ऑफ द डे 10% की जगह 90% किडनी डैमेज होगी। फिर आपने कहा डायलिसिस करा लो, फिर आपने कहा जी डायलिसिस नहीं चलेगा जी, अब इनका किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। उसने बेचारे ने विश्वास में आके 5-10 लाख अपने बर्तन घर बेच के किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया। आपने कहा जी 50% कामयाब होगा, 100%, 90% कामयाब होगा, 15 साल चलता है, 25 साल चलता है। यहां पर रिसर्चेज आ रही हैं जो बता रही है कि 90% पहले साल के अंदर फेल हो जाता है। 5 साल तक जिन 7.5% लोगों का चला, उनको 32 प्रकार के कैंसर हो रहे हैं इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन से। इतनी चीजें आप हिडन क्यों रख रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही है। जो चीज, अगर आपके पास किसी चीज का इलाज नहीं है तो आप पेशेंट को साफ 2 टूक स्पष्ट शब्दों में मना कर दीजिए, देखिए जी मेरे पास इस चीज का ट्रीटमेंट नहीं, आप जाइए आयुर्वेद में या किसी और पैथी में अपना ट्राई कीजिए। आप उसका इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि वो उस कंडीशन पे पहुंच गया बेचारा कि अगर वो ठीक भी हो सकता हुआ तो वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो मेरा अपना मत ये है, ये मेरा अपना सेल्फ मत है, और मेरा जो मत है वो रिपोर्ट्स के आधार पे, विज्ञान के आधार पे मैं अपना मत दे रहा हूं। अंदाजा नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। जो व्यक्ति चाहे कैंसर रिस्क फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट इंटरनेट गूगल के ऊपर डाले और वहां पर 20 रिसर्चेज हैं जिनको वो पढ़ ले, जो कि मेरी नहीं है, वेस्टमेड यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी रिसर्चेज हैं। रॉयल प्रिंस एल्फ्रेड हॉस्पिटल है सिडनी का, उनकी रिसर्चेज हैं। तो इस आप जाओ, आप पढ़ लो, उसमें क्या बात है, वो तो ओपन है सबके लिए, ज्ञान तो सबके लिए ओपन है। तो आप जाके पढ़ेंगे, आपको अपने पता चल जाएगा कि किडनी ट्रांसप्लांट कराएं कि ना कराएं। दूसरा ऑप्शन आया, आप डायलिसिस करा रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराएं तो ऑप्शन क्या है? हमने मेडिसिन दी लोगों को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उनका बढ़ा, इसकी हमारे पास में रिसर्च और रिपोर्ट्स मौजूद हैं। आयुर्वेद जो कर सकता है वो वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता, ये मैं बता दूं। और इंडिया से ज्यादा आयुर्वेद कहीं नहीं है। जो इंडिया का आयुर्वेद है, इंडिया के आयुर्वेद के मुकाबले पूरे वर्ल्ड में कोई पैथी इसके मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचर हर्ब्स है। आपका शरीर नेचुरल नेचर है, प्रकृति को प्रकृति के साथ मिला सकते हैं आप। प्रकृति को अप्राकृतिक चीजें हुई ना कि आपने लिया केमिकल खा लिया, आपने लिया वो खा लिया। केमिकल कैसे आपकी बॉडी को रिवाइव कर सकता है? आप एक बात देखिए, आप वर्ल्ड के अंदर एक छोटी सी बात बताता हूं, एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, ये नेचर है, नेचुरल चीज है। आप कहते हैं हम ऐसी मेडिसिन है हमारे, इस तरह इजाद करते हैं। आप अगर बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करते हैं, वो भी 9 महीने से पहले पैदा नहीं होता। इसका मतलब आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो प्रकृति से बाहर जा सके। तो अप्राकृतिक चीज आपके शरीर में कैसे रुकेगी? इसका जिसके पास जवाब बताए। जी बिल्कुल संजीव जी, यहाँ पर ये बिल्कुल वही बात हुई कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। खजूर में अटके नहीं, खजूर पे लटके, मतलब हाथ 2-4 मिनट में ही छूटे। अटक जाए तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो लटकने वाली बात है कि अब पता नहीं कब गिरे और कब सर फूटा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही आपने आयुर्वेद की बात करी है, तो अपने दर्शकों को मैं ये ज़रूर बता देना चाहूँगी कि ये भी प्रूव हो चुका है कि किडनी अगर एक बार पूरी तरह से फेल हो जाए तो भी आयुर्वेद के माध्यम से पूरी तरह रिवाइव हो सकती है और काम ये कर तो अब सकती है। साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है मैडम, ये हमने साइंटिफिकली प्रूव किया, क्योंकि अभी तक विज्ञान के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा था, विज्ञान के नाम पे लोगों को बताया जा रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखा के लोगों को लूटा जा रहा था। आज हमने ये चीज तो साइंटिफिकली प्रूव करी कि देखिए, आप कहते हैं
कि किडनी फेल हुई जी, किडनी फेल दोबारा ठीक नहीं हो सकती। तो हमने पूछा वो किडनी फेल दोबारा क्यों नहीं ठीक हो सकती, क्या रीजन है जी? इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसकी कैपिलरीज डैमेज हो गई, इसमें सेल्स की रिजुविनेशन नहीं हो सकती। मैंने कहा जब मेरे पूरे शरीर में सेल की रिजुविनेशन हो रही है तो पर्टिकुलर किडनी में क्यों नहीं हो सकती जी? इसमें सेल डेड हो गए हैं, डेड सेल जिंदा नहीं हो सकते। तो भाई साहब मैं डेड सेल को जिंदा क्यों करूंगा, मैं नए सेल को पैदा करूंगा। मेरे शरीर का अप्राकृतिक काम मैं क्यों करूंगा कि मरे हुए को जिंदा करूं? मैं तो नए सेल की उत्पत्ति करूंगा। नए सेल की उत्पत्ति तो नहीं हो सकती साहब, नहीं हो सकती। तो हमने रीनल स्कैन डीटी पे करा ली, अपनी दवा दी और उसके बाद में इसमें स्पष्ट आ गया कि नए सेल की उत्पत्ति हो रही है। नए सेल की उत्पत्ति कैसे नहीं हो सकती? मैं जब पैदा हुआ तो मेरा साइज 1 फुट का था, आज 6 फुट हो गया। सेल्स की बढ़ोतरी तो है मेरे शरीर में, 6 फुट से दोबारा 5 फुट हो जाएगा, बुढ़ापे तक जाते जाते झुर्रियां पड़ेंगी, सेल्स डैमेज होंगे। तो ये तो डीजनरेशन और जनरेशन तो हमारे शरीर का अंग है, हिस्सा है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का। हर इंसान में, हर नेचर के अंदर होता है, पेड़ में, पौधे में, हर चीज में होता है। आप सब्जी रख दीजिए, उसके अंदर डीजनरेशन होगी तो 2-4 दिन के बाद में वो मुरझाना शुरू हो जाएगी, जिसको आप मुरझाना कहते हैं। सेल्स ही तो वहां पर डैमेज हो रहे हैं उसके। तो रिजुविनेट क्यों नहीं हो सकता? जब आप एक चीज को फ्रीज कर सकते हैं, जब आप एक चीज के लिए अपना हर तरह का साधन बना सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम है जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर सेल का निर्माण कर रहा है, हर सेकंड के अंदर लाखों सेल का निर्माण कर रहा है। जब वो इतना निर्माण कर रहा है तो वहां पर निर्माण क्यों नहीं करेगा? उससे क्या दुश्मनी है उस ऑर्गन की? वो एक सिस्टम है जो खराब हो गया। अगर हम उस सिस्टम को प्रॉपर समझ के उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो संसार में असंभव हो। असंभव वही चीज है, देखिए असाध्य क्या है? जिसकी हम साधना नहीं कर पाए। मैंने भगवान को प्राप्त नहीं किया तो मेरे लिए वो असाध्य हो गया। किसी ने पत्थर में प्रकट कर लिए। तो ये अपनी अपनी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। जिस चीज में आपका, देखिए अगर आपका मोटो केवल पैसा है तो पैसा तो आप बना रहे हैं, साध्य है वो जी। आप एक मरीज आया, आपने उससे 5-10 लाख ले लिए, उसको डराया धमकाया, उसके बाद बांध के दे दिया कि लो जी आपका मरीज खत्म हो गया, तो साध्य हो गया ना, असाध्य कहाँ रह गया जी? बिल्कुल। लेकिन अगर आपने किडनी की बात करी और किडनी असाध्य है तो किडनी के तो रिसर्च आ रहे हैं हमारे पास में कि असाध्य है। ये तो अपना उसके अंदर रिजुविनेशन ऑफ सेल हो रहा है। तो जब हो रहा है तो बाकी क्यों नहीं हो सकता? उसका कोई कारण नहीं है ना। यहाँ तो 20 लेबोरेटरी से करा लिया, न्यूक्लियर मेडिसिन के डिपार्टमेंट जो है, रीनल स्कैन डीटीपी है तो हमारे लिए कॉमन टेस्ट है। मैं तो देखता हूँ लोग करा के आते हैं, वो कहते हैं 10 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, एक का भी नहीं होता रीनल स्कैन डीटीपी, वो करा के नहीं भेजते हैं। तो मैं तो यहाँ पर कराता हूँ, मेरे लिए तो कॉमन टेस्ट है, ये कराता हूँ, लोगों को भगवान की कृपा से फर्क भी आता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर किडनी के जो पेशेंट हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए सही रास्ता क्या है, सही मार्ग उन्हें क्या चुनना है, ये तो हम हमारे इस मंच के माध्यम से बताने की कोशिश कर ही रहे हैं। आपके यदि कोई सवाल है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संजीव जी, हम आगे बढ़ेंगे और रास्ता क्या होना चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ये तो हमने जान लिया, लेकिन मेंटेनेंस उसके बाद क्या हो सकता है, ये जानना। देखिए उसके बाद मेंटेनेंस वही है कि इंसान अपने जीवन शैली को परिवर्तित करे, और केवल मेंटेनेंस से किडनी नहीं रह सकती है। मेंटेनेंस में आप बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिजुविनेशन ऑफ सेल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई ना कोई सपोर्ट की आवश्यकता जरूर है, जो हमारी मेडिसिन देती हैं। आपने कहा मेंटेन करना है, आप मेंटेन तो आपको कर ही रहे हैं ना। आप गए, आपने, उसने बोला कि आपका बीपी हाई हो गया था, उसने बीपी की दवाई दे दी, अंदर डिजेनरेशन होता रहा, अल्टीमेटली आपकी किडनी पूरी तरह फेल हो गई। तो मेंटेन करने के बाद भी फेल हो गई, तो इसका मतलब रिजुविनेशन जरूरी है। वहां पे मेंटेनेंस के अंदर सबसे पहला पार्ट है रिजुविनेशन। जिन मेडिसिन से, जिन जड़ी बूटियों से रिजुविनेट होना है आपका शरीर, वो जड़ी बूटियां आपके लिए अमृत है। संजीवनी वही है जो आपको जीवन प्रदान कर रही है। संजीवनी कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि वो हिमालय पे उग रही है, वो चीज, हर चीज संजीवनी है। अगर किसी का बीपी ड्रॉप कर गया, आपने उसको उस वक्त नमक खिला के उसके बीपी को कंट्रोल कर लिया, कॉफी पिला के कर लिया, तो उसके लिए संजीवनी है। बीपी ड्रॉप रहता, अगला मर जाता जी। आपने उसका बीपी को भी कंट्रोल कर लिया नमक खिला के, तो नमक संजीवनी नहीं, जीवन प्रदान किया उसने। तो संजीवनी हर वो चीज है जो आपके जीवन प्रदान करती है। मेंटेनेंस की आपने बात करी है, मेंटेन करने के लिए पेशेंट को अपनी वो जीवन शैली को चेंज करे, स्ट्रेसफुल लाइफ को चेंज करे, प्लस मेडिसिन उसके साथ में उसको उतना ही रोल अदा करती है जितना रोल उसकी जिंदगी के अंदर भोजन करता है। जिस तरह खाना खाए बिना वो जिंदा नहीं रह सकता, उस तरह इन जड़ी बूटियों के बिना भी वो जिंदा नहीं रह सकता। तो इनका भी सहयोग उसको किडनी फेलियर के बाद उतना ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है जितना एक नॉर्मल इंसान को भोजन की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। संजीव जी, इसी के साथ आयुर्वेद के साथ जो बहुत सारे लोगों का एक भ्रम जुड़ा है, वो ये भ्रम जुड़ा है कि अगर कहीं शुरुआत है तब वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर स्टेज बहुत ख़राब हो जाती है तब लोगों के दिमाग में अक्सर ये रहता है कि आयुर्वेद शायद इतनी जल्दी कुछ नहीं हो पाएगा और मुझे दूसरी पैथी की ओर जाना चाहिए। क्या कहना ये इस भ्रम ने ही तो लोगों को, बेचारों को इस कंडीशन में पहुंचा दिया कि आज वो जगह जगह धक्के खा रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। देखिए एक भ्रम, आपने जैसे अब आपने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया कि किसी को भ्रम है जी। तो भ्रम जो है ना, भ्रम देखिए फैलाया जाता है। भ्रम एक मानसिक रोग है, उसका एक्चुअल उससे बीमारी से कोई लेना देना नहीं है।
अब कोई कहता है कि मेरे को संदेह है, तो भाई संदेह का इलाज तो हम करते नहीं, हम तो किडनी का इलाज करते हैं। मैटर ये रहा, अगर साइंटिफिकली कोई ये प्रूव करे कि आयुर्वेद स्लो है, फिर तो मैं मानूं। मेरे पास तो ऐसा नहीं है, मैं तो हर तीसरे महीने रीनल स्कैन डीटीपीए कराता हूं। आज कराया रीनल स्कैन डीटीपीए, तीसरे महीने फिर कराया, रिपोर्ट्स के अंदर क्या चेंजेस आए, अगर उसकी किडनी और ज्यादा खराब हो रही है वो भी नजर आ रहा है, उसकी किडनी इंप्रूव हो रही है वो भी नजर आ रहा है, उसकी किडनी स्टेबल है वो भी नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि 5 साल हम किसी को खिलाते रहे और कहा कि ये तो स्लो है जी, आप ये खाए जाओ, उसके बाद में बेचारे की किडनी का भट्टा बैठा के उसके हाथ में दे दिया, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे। वो उसको ऐसे जाल में फांस दिया कि वो वहां से निकलना ही उसके लिए बिल्कुल मकड़ी का जाल हो गया, वहां से निकल ही नहीं पा रहा वो। बीमारी और इलाज का मतलब ये थोड़ा होता है जब आप पूरा दिन सारे हफ्ते रोटी नहीं खा सकते, उसके लिए भी आपको एक व्रत की आवश्यकता है, तो पूरी जिंदगी आप मेडिसिन कैसे खा सकते हैं, आप मुझे बताइए ना। कोई भी एक्स्ट्रा चीज, आप पूरे हफ्ते तो एक जैसी रोटी भी नहीं खा सकते, आप उसके अंदर भी चेंजेस चाहते हैं, और आप ये कह रहे हैं एक जैसी मेडिसिन आपको सारी जिंदगी खाने को दी जाए, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा, मेरा अपना मानना है, देखिए मेरा अपना मत है और वैज्ञानिक मत है, जो लोग चाहें उससे सहमत हो सकते हैं, जो नहीं चाहे नहीं हो सकते हैं, किंतु सहमत होना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी काट नहीं है, इसके ऊपर ना कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है जी बिल्कुल। तो मेरा अपना मानना यही है कि आप लोग जो भी, अगर किडनी किसी की भी, अगर पड़ोस में भी किसी की किडनी खराब है और कोई ट्रांसप्लांट के लिए भी जा रहा है, तो गलती से भी उसको इमीडिएटली, आपका फर्ज बनता है एक मानवता के नाते कि आप सच्ची बात उस तक पहुंचाए। आप झूठी मत पहुंचाओ, लेकिन सच्ची बात तो पहुंचाना बनता है। अब ये रिसर्च आई है, ये कोई गलत तो है नहीं। अब ये मैंने रिसर्चेस करी जहां पर GFR उनका बढ़ा है, तो वो गलत तो है नहीं। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप उनको जाके बताएं, उनको कन्विंस करें कि देखिए आपका इलाज वैसे हो सकता है। अननेसेसरी आप जाके अपना टाइम और पैसे और स्वास्थ्य की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? उसका कोई औचित्य नहीं बनता ना, कि आपने लिया और अपना समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, स्वास्थ्य की हानि हुई। तो ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हाँ हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं क्या समस्या है। हाँ नमस्कार जी, मैं देहरादून से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल यह है कि मैं 15 साल से डायबिटिक पेशेंट हूँ जी। और मुझे मालूम नहीं कि मेरी किडनी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग में है नहीं, मुझे यूरिन बहुत ज्यादा पास होता है। तो मुझे आयुर्वेदिक के लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए? सर वो इसके लिए ना, आप, हमारा नंबर चल रहा है ना 9871146161। जी जी, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करेंगे ना, वो आपको SMS कर देंगे, आपको नंबर, जो एड्रेस है, जो भी लोग चाहें उसके ऊपर कॉल करके उसमें SMS उनसे मंगा सकते हैं। या फिर मेरी जो ईमेल आईडी चल रही है आरोग्य22, आप उसके ऊपर एक मेल डाल सकते हैं, तो आपको मेल का रिप्लाई आ जाएगा जिसमें कंप्लीट एड्रेस होगा। तो आपको माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट कराना है सर, आप लिख लीजिए, माइक्रो एल्बुमिन। एल्बुमिन, ये देहरादून में ही हो जाएगा? हाँ, किसी भी आम लेबोरेटरी के ऊपर हो जाएगा। 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन दूसरा टेस्ट है। हाँ जी, ये दोनों आप करा लीजिए और आप इसको करा के मेरे पास ले आइए। जी जी। अगर मुझे लगेगा कि इसके अंदर और कोई एडवांस डायग्नोस्टिक की उसके बाद, उन टेस्ट को देखने के बाद आवश्यकता है, तो फिर मैं वहां पर दिल्ली में ही आपकी करा लूंगा, वो सुविधा हमारे यहाँ मौजूद है। तो ये और टेस्ट उसके लेके अनुसार दिल्ली में आना पड़ेगा आपके पास? जी बिल्कुल, दिल्ली आना पड़ेगा आपको, मेरे क्लिनिक पे आना पड़ेगा। क्लिनिक का एड्रेस आपको मिल जाएगा अभी आप लेंगे तो। ठीक है सर, तो ये इस तरह से करा सकते हैं। जो लोग, ये उन लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, जो लोग चाहते हैं हमारा एड्रेस पता जानना, हालांकि इस कार्यक्रम के बाद में वो प्लेट चलनी है जिसके ऊपर एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। बाकी जो लोग चाहते हैं वो हमारे को फोन करके और हमारे से SMS मंगा सकते हैं एड्रेस का, और आने से पहले अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो सवाल अभी बहुत सारे थे लेकिन हमें समय का इशारा मिल चुका है, इसलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। दर्शकों, यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपके कोई भी सवाल हैं, या आपके पास आसपास कोई भी ऐसा किडनी पेशेंट है जिसको कंसल्टेशन की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने TV स्क्रीन पर तो देख ही सकते हैं। यदि आप क्लिनिक पर आना चाहते हैं तो एड्रेस की डिटेल्स भी आपके TV स्क्रीन पर हैं, जिस पर आप आ सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में कुछ नई जानकारियों के साथ ही आप सभी से फिर से मुलाकात करेंगे। संजीव जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैद्य संजीव भारद्वाज जी से मिलने या अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैद्य संजीव भारद्वाज, 412 5वीं मंजिल, वेस्ट एंड मॉल, हिल्टन होटल के नजदीक, जनकपुरी वेस्ट, दिल्ली। पिन कोड नंबर है 110058। हमारा फोन नंबर है 09871461610 और 01148070707। आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है arogya22@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.vaidyashri
www.ayurvedicfigyan.com।